नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की और सबसे पहले बड़ी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में थे क्योंकि दिल्ली में बहुत ही अहम मीटिंग थी बीजेपी की। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई जिसमें पीएम मोदी थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि पीएम के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकल्प रहित संकल्प का मंत्र लेकर निरंतर कार्य चल रहा है, जिसके लिए 2025 और 2030 का दृष्टि पत्र तैयार किया जा रहा है। विजन प्लान के तहत राज्य की जीडीपी को हर साल 15% वृद्धि दर के माध्यम से 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार के सहयोग से पर्वतमाला रोपवे श्रृंखला और टनल पार्किंग सुदृढ़ कर होम स्टे के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और इसी क्षेत्र में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर कृषि मंत्री गणेश जोशी 6 विधायकों के साथ 25 जुलाई से यूरोपीय देशों की 10 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन यात्रा से पहले ही इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। नारायण दत्त तिवारी सरकार में सबसे पहले मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के विदेश दौरे शुरू हुए थे। मकसद था विदेशों की अच्छी तकनीकी जानकारियों के स्टडी कर उसे उत्तराखंड के विकास में किस तरह से यूज किया जा सके, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करना। तिवारी सरकार के बाद विदेश दौरा एक परंपरा बन गया। शायद ही कोई विदेश दौरा ऐसा हो जिसकी स्टडी रिपोर्ट सरकार को सबमिट की गई हो। तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि ये तो महज सैर सपाटा है, उत्तराखंड में कोई कहने सुनने वाला नहीं। शिक्षा विभाग अगर 8वीं पास देखेगा, कृषि विभाग वो देखा कि इसने कभी हल नहीं चलाया, ट्रैक्टर नहीं चलाया, जिससे रबी खरीफ का ज्ञान नहीं होगा तो बाहर क्या करने जाएंगे, जिससे यही नहीं पता कि उत्तराखंड के कौन कौन से उत्पाद होते हैं, किस सीजन में पैदा, जिससे ये नहीं पता गेहूं कब होता है और चावल कब होता है। हालांकि गणेश जोशी के साथ जा रहे 6 विधायकों में से 2 कांग्रेस के भी हैं। गणेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस को न समझाने की जरूरत है और न उनकी समझ में कुछ आता है। उन्हें विदेश दौरे से इतनी ही दिक्कत है तो सबसे पहले अपने विधायकों को जाने से रोके। न समझाने की जरूरत है, तो जहां तक समझने की बात है कांग्रेस कभी समझती नहीं है। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि ये डेलीगेशन जा रहा तो सबसे पहले अपने विधायकों को मना करें कि आप ना जाएं। यूरोपीय देश जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के दौरे पर जा रहे कृषि मंत्री का कहना है कि दल इन देशों में जैविक कृषि के विकास के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकी की स्टडी करेगा। साथ ही उत्तराखंड में होने वाले मोटे अनाजों, मंडुआ, झंगोरा, चौलाई के निर्यात की संभावनाएं भी तलाशेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 और 5 दिसंबर को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में अब पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ को 37 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और इस मामले से जुड़े आरोपियों में से एक आरोपी मनोज जोशी यूके एसएसएससी में कार्यरत था। उसे साल 2018 में बर्खास्त कर दिया गया था। आरोपी मनोज जोशी पेपर को 2 दिन पहले ही जेरोक्स खुद ही लेता था। साथ ही एक आरोपी जयजीत दास पेपर सेट करने वाली कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर था। ये अपने दूसरे साथियों कुलबीर, शूरवीर, गौरव और मनोज के साथ मिलकर हर कैंडिडेट से 10 से 15 लाख रुपए में एक पेपर की आंसर शीट बेचा करता था। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में लिखी गई थी, जहां कैंडिडेट्स को एकत्रित कर सभी को आंसर शीट दी जाती थी। मामले में सीएम के आदेश के बाद पूरा मामला एसटीएफ के पास पहुंचा। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मेन मुलजिम है एक मनोज जोशी है। ये पीआरडी जवान का रूप में जो है हमारा उत्तराखंड एसएससी में जो है इन्होंने जो है 4th क्लास पद में तैनात था। इनका 2018 में जो है उनका वहां से जो है बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्त मतलब हटा दी गई है इनका। चलते ऑटो से अपना सिर बाहर निकालना एक युवक की जान पर भारी पड़ गया। 18 साल के युवक ने अचानक चलती ऑटो से अपना सिर बाहर निकाला। वैसे ही मिनी ट्रक से उसका सिर टकराया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन फानन में युवक को कोटद्वार के बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक कोटद्वार के कलाबाड़ इलाके का रहने वाला था।
ये मतलब कहीं से आ रहे थे तो उसने अपना सर बाहर निकाला, बाहर से फिर दूसरे ऑटो ने उसको हिट किया। सर पे लगी चोट, सर पे काफ़ी गंभीर चोट है। तो उस वजह से हमने सर्जन को भी बुलाया, पूरा टीम लगी हुई थी इनका इलाज करने में। 6:30 बजे तक हमने किया और फिर ये एक्सपायर हो गया। इधर रामनगर में 3 युवकों के जहरीला पदार्थ खाने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तीनों युवक किसी रिजॉर्ट में काम के लिए पहुंचे थे, जहां इनका पेमेंट नहीं हुआ। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस युवकों के इस कदम के बाद मामले की जांच में जुटी है। ये 3 लड़कों का एक विषैला पदार्थ खाने की मेमो हमारे थाने पर रामनगर चिकित्सालय से प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में रविवार को 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद कुछ देर के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए। दहशत में दिखे सभी लोग। जिला मुख्यालय भटवाड़ी, मनेरी, मातली, जोशियाड़ा क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 12:37 पर आए भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के भटवाड़ी प्रखंड में जामक मनेरी के जंगलों में जमीन के 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 बताई जा रही है। एक बड़े झटके के बाद 2 और हल्के झटके महसूस हुए, जिसके बाद जिले में सभी लोग दहशत में दिखे। हालांकि कोई जनहानि की खबर अब तक नहीं है। बीते 19 जुलाई की रात को करीब 12 बजे 2.6 की तीव्रता से भी हल्के झटके महसूस हुए थे। देहरादून के रायपुर इलाके में एक नाले के तेज बहाव में स्कूटी सवार एक शख्स बह गया। 45 साल का सरफराज पानी के तेज बहाव में बह गया। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, दूसरा शख्स बच गया है। पुलिस और एसडीआरएफ लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी है। पिथौरागढ़ में बरसात ने लोगों की जिंदगी को काफी प्रभावित किया है। खासकर दूर दराज के इलाकों में लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये हाल है मुनस्यारी तहसील के होकरा का, जहां पर पैदल रास्ते जमींदोज हो चुके हैं। गांव वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण मलबे से पटे इलाकों में आवाजाही को मजबूर है। यहाँ हल्की सी भी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देहरादून में रविवार को कुदरत का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे दूनवासी ने देखा, जिस भी शख्स ने देखा कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा। दिन में बादलों की अटखेलियां और इसी बीच सूरज के चारों ओर मनमोहक इंद्रधनुष का एक गोल चक्कर सा बन गया। ये नज़ारा आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बना रहा। जानकारों के मुताबिक इस घटना को सन हॉलो कहा जाता है, जो साइंटिफिक वजह से बनता है। हाल ही में हैदराबाद और पिछले साल बेंगलुरु में भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था। हरिद्वार में रविवार को कांवड़ियों की बाइक में आग लग गई। बाइक में आग लगने की 3 घटनाएं हुई हैं। एक घटना रोड़ी बेलवाला पार्किंग के बाहर, जहां कांवड़ियों की बाइक्स में आग लग गई। आग से लगभग 12 बाइकें जल गईं। लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। दूसरी घटना ओम पुल के पास हुई। अचानक बाइक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में 4 बाइक जल गई। तीसरी घटना ऋषिकुल के पास हुई है। यहाँ पर भी कांवड़ियों की बाइक खाक हो गई। बताया जा रहा है कि इंजन गर्म होने की वजह से बाइकों में आग लगी। राज्य के किसी भी शुगर मिल में ब्रेक डाउन लगा तो मिल के जीएम और चीफ इंजीनियर की सैलरी से रिकवरी की जाएगी। चीनी मिल घाटे से उबर सके, इसके लिए सभी अधिकारियों को सख्तादेश गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जारी किया और इस बार प्रदेश की चीनी मिलों को 1 नवंबर से चलाने के भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक सभी चीनी मिलों को किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करना होगा और साथ ही चीनी मिलों को 1 नवंबर से पहले उनकी मेंटेनेंस का काम भी पूरा कर लेना होगा, जिससे कि चीनी मिलों में ब्रेक डाउन न हो और गन्ना किसानों को 70% तक भुगतान किया जा सके।
चीनी मिलों के द्वारा हमारा जो पेमेंट होता है वो लगभग 40-45% चीनी मिलों करती हैं, बाकी का 55% सरकार को करना पड़ रहा है। तो अगर हमारे रिकवरीज बेटर हो जाएंगे तो हमारी लगभग कोशिश ये है कि 65 से 70% का पेमेंट जो है वो चीनी मिलों के द्वारा अगर कर दिया जाए तो सरकार का बर्डन कम हो जाएगा। इधर टीडीसी यानी कि तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पंतनगर थाना लाखों की बिजली का बकाया दबाए बैठे हैं। दोनों विभाग सालों से मुफ्त की खूब बिजली जला रहे हैं और बिल देने को राजी नहीं। दरअसल पंतनगर यूनिवर्सिटी में बिजली की आपूर्ति किच्छा और रुद्रपुर के मटकोटा बिजली घर से होती है और इन बिजली घरों पर लगाए गए मीटर्स की रीडिंग के आधार पर यूनिवर्सिटी बिलों का भुगतान करती है। यूनिवर्सिटी अपने परिसर और इकाइयों के अलावा टीडीसी और पंतनगर थाने समेत उनके आवासीय परिसर को भी बिजली सप्लाई देती है और बदले में ये विभाग यूनिवर्सिटी को भुगतान करते हैं। लेकिन 5 साल से अधिक समय का वक्त हो चुका है, भुगतान नहीं हुआ, जिसकी वजह से टीडीसी पर 43 लाख और पंतनगर थाने और आवासीय परिसर का 19 लाख रुपए बकाया है। पंतनगर थाने ने तो 2012 से बिजली का भुगतान किया ही नहीं। उसके आवासीय परिसर के कई घरों पर यूपी के जमाने का बिल पेंडिंग है। अब यूनिवर्सिटी के उपनिदेशक ने दोनों विभागों को नोटिस भेजकर बिल जमा नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। और जिसमें थाने का मैंने जो बिल निकलवाया है उसमें 19.5 लाख का टोटल बिल निकला है जो कि पेंडिंग है, जिसमें 12,53,000 थाने का है और बाकी जो थाने के स्टाफ हैं उनका बिल है। में 43,70,000 का मामला आया है। हम इस टीडीसी के एमडी जो बनाया है डीएम, उसको मैंने कहा कि उसकी आय बढ़ाएं। आय बढ़ाने के लिए हमने एक्सरसाइज की है कि आय कैसे बढ़ेगी, इसको प्रॉफिट कैसे लिया जाएगा और आते ही इनका जो है विभागीय जो है भुगतान है वो भी किया जाएगा। बात कांवड़ यात्रा की, जो कि अब अंतिम चरण में है। अब तक करीब 3 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं आज ही 70 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में लगातार पहुंच रहे लाखों की संख्या में कांवड़िए और साथ ही हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर सिर्फ कांवड़ियों ही नहीं, कांवड़ियों की ही संख्या आपको देखने को मिल रही है। 26 जुलाई तक लगभग यही तस्वीर देखने को मिलेगी। तो हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है। शहर के हाईवे और कई मुख्य रास्तों पर जाम की भी स्थिति बन गई है। पुलिस और प्रशासन के ट्रैफिक कंट्रोल करने में पसीने छूट रहे हैं। वहीं हर घंटे हजारों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो रहे हैं। 2 दिनों तक हरिद्वार में इसी तरह का रेला चलता रहेगा। कांवड़ मेला अपने अंतिम फेज में पहुंच चुका है और यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो कांवड़ियों का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और हाईवे पर जहाँ तक भी नजर जाती है वहाँ तक पूरी तरह से कांवड़ियों की गाड़ियों से पूरी तरह से हाईवे पैक हो चुका है। इसके अलावा सभी तरह की जो पार्किंग्स बनाई गई थी, जो भी स्थान कांवड़ियों के लिए निर्धारित किए गए थे, वो पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। और प्रशासन के लिए अगले जो 36 घंटे हैं, क्योंकि 25 जुलाई की देर रात तक कांवड़ियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आने वाला जो समय है वो प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो कांवड़ यात्रा से पूरी तरह से धर्मनगरी हरिद्वार इस तरह से शिवमय हो चुकी है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में योगी मोदी की भी धूम नजर आ रही है। शिवभक्त कांवड़िए भगवान शंकर के गीतों के साथ साथ योगी और राम मंदिर के गानों पर भी थिरक रहे हैं। कांवड़ मेले को लेकर सरकार की पुख्ता तैयारी से कांवड़िए बेहद खुश हैं। लिहाजा हरिद्वार आने वाले कांवड़िए सीएम योगी के साथ मुख्यमंत्री धामी का भी धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही इस बार कांवड़ मेले में योगी के गानों का भी जमकर बोलबाला है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें दिल खोलकर कांवड़ियों का स्वागत कर रही हैं। दोनों राज्यों में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों के पैर धोए और उनका आशीर्वाद लिया। कांवड़ियों के ऐतिहासिक सम्मान से कांवड़िए गदगद हैं।
और योगी धामी की तारीफ करते नहीं थक रहे। अच्छा, बहुत मजा आ रहा, भोले की मस्ती में चूर है सब। ठीक। और मुख्यमंत्री का कैसे धन्यवाद करेंगे? मुख्यमंत्री का धन्यवाद सभी भोले की तरफ से है ना, उसे इतनी शुक्रिया मिलेगी और इतनी शुभकामनाएं उसकी। योगी के गानों के अलावा भजन गायक कन्हैया मित्तल का भी चर्चित गाना हरिद्वार के कांवड़ मेले में गूंज रहा है। शिवमय हो चुकी धर्मनगरी में योगी और धामी की धमक से माहौल सुरमई नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं मणिकूट पर्वत पर स्थित उस शिव मंदिर की कहानी, जहां सावन और महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से शिव भक्त आते हैं अपने नीलकंठ के दर्शन के लिए। पहाड़ और जंगल के बीच बसे स्थान पर भगवान शिव खुद विराजमान है। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण कर तपस्या की थी और विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से वो नीलकंठ महादेव कहलाए। मणिकूट पर्वत पर भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंचते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। नीलकंठ क्यों नाम कहलाया? जिस समय समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, जैसे कि श्री रंभा, गज, अरुण, वरुण, गरराज। सभी रत्नों को सभी ने स्वीकार किया, मगर एक रत्न विष था। किसी ने नहीं स्वीकार किया तो देवों के देव महादेव के पास दिया गया, तो महादेव ने लेकर के इस पर्वत में आकर के उसका पान किया और उस विष को अपने कंठ में विराजमान कर लिया, तो उनका नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्त बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इनका पहला पड़ाव होता है हरिद्वार, जहां हर की पैड़ी पर स्नान करके ये आगे ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम से शुरू होती है नीलकंठ महादेव की यात्रा, जो पैदल मार्ग से 12 किलोमीटर के राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग से ये रास्ता लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है और सावन में प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं और महादेव के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ कंठ, भोलेनाथ का नीलकंठ इसीलिए नाम बोलते हैं कि विष पिया था जो यहाँ आके भोलेनाथ एकांत बैठ गए थे और यही स्थान पर कंठ की आकृति में शिवलिंग है, उसी हिसाब से इनको नीलकंठ मानते हैं। हाँ, आत्मा संतुष्ट होती है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है प्रभु की कृपा से। अभी हम यहाँ गंगा जी में नहान करके जल उठा के नीलकंठ महादेव पे जाएंगे, नीलकंठ महादेव को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर हरिद्वार से गंगा जल उठा के फिर अपने घर निकल जाएंगे। मान्यता है यहाँ पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण कर तपस्या की थी। विष के तेज जलन से भोलेनाथ को इस स्थान पर काफी शांति मिली थी। देवताओं के आग्रह पर इस स्थान पर भोलेनाथ ने शिवलिंग की उत्पत्ति की, तब से देव और मानव यहाँ आराधना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।